हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या निकाला था? गतिशीलता के लिए मात्रक बीमा और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है वो सब देख लिया था। गतिशीलता अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर हमने देखा था। और आज हम क्या करेंगे? अपव्यय वेग और गतिशीलता में संबंध बीडी, और जो अपना ये संबंध आता है धारा आवेश घनत्व, और एक अपने पास धारा घनत्व हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनमें संबंध देखेंगे। तो आज हम विद्युत धारा के साथ इनके संबंध देखेंगे। तो इसमें अगली हेडिंग डालो। ये फॉर्मूला याद रखना, ये काम आएगा। म्यू बराबर ई टॉ अपॉन एम। जहाँ पे टॉ क्या है? ये अपने पास संगट्य समय है, संगट्य काल कह दें। और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यू गतिशीलता को व्यक्त कर रहा है। अब हेडिंग डालो। विद्युत धारा का विद्युत धारा का अपवहन वेग, अपवहन वेग vd तथा अपवहन वेग vd तथा गतिशीलता, गतिशीलता म्यू से संबंध। टॉपिक अच्छा है और ध्यान से समझना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान है। तो देखो, अब जैसे कि हेडिंग कह रही है कि अपने पास किस किस का संबंध देखना है? विद्युत धारा का। तो हमें कोई भी चालक तार है उसकी धारा निकालेंगे, उसको किसके पदों में लिखना है? अपव्यय वेग के में और गतिशीलता के रूप में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। क्योंकि जब भी गतिशीलता होगी, अपव्यय वेग होगा, तो हमें तार का चित्र बनाना आवश्यक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपने पास एक चालक तार बना लिया। और ये चालक तार का क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर की साइड से ये ए है। और ये इसका नाम लिख देता हूं मैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसके बारे में पहले लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो अब क्या होगा? अपवहन वेग है तो इसका मतलब क्या है? आ, बिना बैटरी के तो अपवहित नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बैटरी की। बैटरी से क्या होगा? विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसके दोनों सिरों को किससे जोड़ देता हूँ? बैटरी से। एक तरफ धन टर्मिनल, धन सिरा पॉजिटिव, और एक नेगेटिव। अब बैटरी लगाई है तो कुंजी लगाना जरूरी है। और इसके सर्किट को क्या कर देता हूँ? कंप्लीट। ये प्लस सिरा, ये माइनस। बैटरी बी, कुंजी के, और प्लस से माइनस की तरफ क्या जाएगी? धारा। अब ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा। तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस दिशा में। और इलेक्ट्रॉन अपव्ययित किधर होंगे? इस दिशा में, बीडी। और ये चालक तार है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं एल है। कितनी लंबाई है? एल। और ये इस पर लिख देते हैं कि ये क्या है? चालक तार। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बनाना है, और इस डायग्राम से ये रहेगा कि आसानी से हम समझ पाते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें से धारा प्रवेश कर रही है, और कितनी लंबाई के तार है उसमें जा रही है। तो उस हिसाब से हम आगे की कैलकुलेशन कर पाएंगे। और इसमें साइड में लिख देते हैं चालक तार की लंबाई। चालक चालक तार की लंबाई एल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो ध्यान से। जब बैटरी को जब चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसमें क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो उस धारा का मान कितना होगा? तो पहले ये लिख लेते हैं। जब चालक तार को बैटरी के बैटरी बी से जोड़ा जाता है, तो चालक तार से प्रवाहित धारा, चालक तार से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो धारा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। यही तो पढ़ते आए हैं, क्यू बटे टी। तो इसका मतलब आई बराबर क्यू बटे टी आ गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास। अब यहाँ पे हमने धारा तो निकाल लिया, ना तो हमें आवेश पता कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, और ना ही समय। समय तो चलो हम निकाल लेंगे कि उसका वेग है, तो वेग चाल दूरी वाले फॉर्मूले से समय को हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास एक और जो आवेश वाला मान है वो नहीं पता। अब इसको कहाँ से लेके आए? इसके लिए देखो, सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक लगेगा कि हम क्या करेंगे। पहले तो तार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं कि देखो, तार का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यह है और लंबाई इसकी यह है। तो आयतन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। चालक तार का आयतन, चालक तार का आयतन। तो आयतन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो प्रॉपर उसका आयतन का फॉर्मूला हो, और एक दूसरा कि उसके क्षेत्रफल और उसकी लंबाई से गुना कर दे। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, चालक तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो अब यहाँ पे देखो, आयतन की विमा क्या होती है? मीटर क्यूब। क्षेत्रफल की विमा हो गई मीटर स्क्वायर, और लंबाई की विमा मीटर। तो यहाँ पे चालक तार का जो आयतन है, इसकी तो विमा कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर, और इसकी मीटर। तो कितनी विमा आ गई? मीटर क्यूब। हो गया ना वही आयतन वाला। तो इस प्रकार से हम आयतन निकाल सकते हैं। पर इसके लिए प्रॉपर जो बीमा है वो कवर होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे ये जो विमीय राशि है, जो भी भौतिक राशि यहाँ पे सेफ है, वो कवर हो रही है। ये एरिया है और ये लंबाई कवर हो गई। ऐसा नहीं हो जाए कि ये एरिया छोटा है और लंबाई ऐसे हो। तो इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। ये पूरा सिमेट्रिक है, तो ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास आयतन क्या आ गया? ए इंटू एल। तो ये अपने पास आयतन आ गया। क्या है ये? चालक तार का आयतन। ठीक है। अब हमें चाहिए आवेश की मात्रा। क्यों चाहिए? तभी हमें धारा निकलेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मानता हूँ कि माना चालक तार के चालक तार के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
क्या है? स्मॉल एन है, स्मॉल एन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन। अब इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि इकाई आयतन लिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन। कितने? एन इलेक्ट्रॉन। कितने आयतन में? एक एकांक आयतन में, इकाई आयतन में। तो अब मेरे पास टोटल आयतन कितना है? एल। तो एल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जब एक का पता हो और हमें ज्यादा संख्या के लिए चाहिए तो हम क्या करते हैं? उसका गुना करते हैं। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो इतने आयतन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, अतः चालक तार के एल आयतन में, एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ए एल एन, तीनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि आयतन कितना है? टोटल आयतन ए एल, और उसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन। तो ए एल एन हो जाएंगे। अब हमें अभी भी क्या चाहिए? आवेश। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पता चल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हमें पता है, कितना होता है? ई। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या हो जाएगा? ई का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ई। अतः अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? ए एल एन इलेक्ट्रॉनों पर, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा, आवेश की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? क्यू। कितनी आ जाएगी? ए एल एन, और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? ई का। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अपने पास आवेश का मान पता चल गया। यहाँ पे हमें कितना मिला है? क्यू मिला है, और क्यू का मान ए एल एन ई। याद रखने का तरीका है, सबको गुना कर दो। ए एल एन ई। क्षेत्रफल पता था, लंबाई पता है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पता है, सबको गुना कर देना। अब अतः विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा आई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू बटे टी था, तो क्यू का मान रखो ए एल एन ई अपॉन में टी। अब यदि इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग क्या है? बीडी। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, अपवहन वेग बीडी है, तो अब वेग क्या होता है? वेग होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगी लंबाई, और समय हो जाएगा टी। तो यहाँ से अपने पास टी समय का भी पता चल जाएगा, और वो क्या आएगा? एल बटे बी डी। अब इस टी का मान कहाँ रख दें? यहाँ पे। ये टी का वैल्यू यहाँ रख दें, तो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर ए एल एन ई अपॉन में एल बटे बी डी। सही है। अब यहाँ से आई बराबर, देखो, एल से एल कट जाएगा, और बी डी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये बच जाएगा अपने पास ए एन ई बी डी, और डी को नीचे लिखना,
कुछ गलती कर देते हैं, उसको वैसे लिख देते हैं कि भाई बी डी, ऐसे नहीं लिखना ये, ऐसे, ये कोई मतलब नहीं है इसका। और मैं बार बार कहता हूँ, हर बार ये गलती मेरे को दिखती है टेस्टों में। बी डी, डी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबस्क्रिप्ट है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये अक्षर के नीचे। जैसे हमने किया था ना कि आई जे के लगाते हैं कोई संख्या के नीचे, तो वही है ये, ऐसे नीचे लगाना है, बी डी, सिंपल। अभी किस किस के बीच संबंध आया है देखो, धारा इसमें आ गई, अपवहन वेग इसमें आ गया, आया ना धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो इसमें लिख देंगे, यह धारा व अपवहन वेग बीडी में संबंध है। तो एक तो ये आ गया। अब धारा घनत्व पूछा जाए तो, सर धारा घनत्व तो आसान है। कैसे आसान है? कि भाई धारा घनत्व में हमें करना ही क्या है, एक का भाग देना है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का देना है धारा में भाग। तो चूंकि धारा घनत्व J बराबर आई अपॉन ए, और आई का मान क्या है, ए एन ई बी डी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एन ई बी डी। ये लो सर, अब तो बहुत आसान आने लग गए। तो ये किस किस का बीच संबंध है, धारा घनत्व व अपवहन वेग का, वेग के मध्य संबंध है। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों फॉर्मूले मिल गए। अब हमें एक गतिशीलता के साथ और संबंध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो काम हो गया लगभग लगभग। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो, और गतिशीलता हमें, हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, बी डी म्यू बराबर बी डी अपॉन ई होता है। उल्टा मत कर देना, बी डी अपॉन ई होता है, और अपने पास यहाँ पे बी डी है, दोनों फॉर्मूले में क्या है, बी डी है। तो ई लेके आना है, तो ई कब आएगा, इन दोनों में ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, आ जाएगा। तो चलो ऐसा ही करते हैं। अब अपने पास दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो आई बराबर ए एन ई बी डी आया, और एक तरफ आया धारा घनत्व जे बराबर एन ई बी डी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ से इसको सेक्शन बना देता हूँ। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसमें ए एन ई बी डी, इसमें ऊपर नीचे किसका गुना कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का, और जे बराबर एन ई बी डी ई बटे ई। कोई मिस्टेक की है, नहीं की, दोनों ने ऊपर नीचे क्यों ना किया है। अब मैं क्या लिख लेता हूँ इसको, ए एन ई, इसको बी डी बटे ई लिख देता हूँ, इनटू में ई, और इसको क्या लिख देते हैं, जे बराबर एन ई बी डी बटे ई, और बाहर ई। अब हमें पता है, चूंकि म्यू क्या होता है, बी डी बटे ई, और इधर भी म्यू बराबर क्या होता है, बी डी बटे ई। तो बी डी बटे ई की जगह, बी डी डिवाइड बाई ई की जगह, इसकी जगह क्या रख देते हैं, म्यू। इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू, तो रख दो। तो आई बराबर अपने पास आएगा ए एन ई म्यू ई, ए एन ई म्यू ई। तो एक तो संबंध ये आ गया, और इधर जे बराबर एन ई म्यू ई, एक संबंध ये आ गया। तो इस प्रकार से अपने क्या आ गए, दोनों तीनों संबंध आ गए। अब ये किस में व्यक्त करता है, धारा घनत्व, ये धारा, गतिशीलता, और विद्युत क्षेत्र में।
क्षेत्र में संबंध बताता है, में संबंध है। और ये क्या करता है? धारा घनत्व, गतिशीलता और विद्युत क्षेत्र में संबंध है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल पाए? इस प्रकार से हमने देख लिया कि अपने पास क्या है, कोई भी चालक तार है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को हम दोनों तीनों तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिखा है? हमने सबसे पहले लिखा है, पहले हमने क्या क्या किया, चित्र बना लिया। ठीक है, इसके बाद हमने धारा का फॉर्मूला लिखा। अब इस धारा से हमें चाहिए आवेश का मान। अब आवेश हमारे पास नहीं पता था, तो हमने एक कंसेप्ट लगाया कि इसका कुल आयतन निकालो। कुल आयतन निकाला, फिर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन माने, तो कुल आयतन में AlN, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसमें आवेश कितना होगा? AlNE। तो ये हमारे पास आ गया, E का भाग दे दिया। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन BD वेग से गतिशील है तो ये दूरी वाला और चाल वाला फॉर्मूले को काम करेगा। तो चाल, जैसे दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर, हम ये लिखते थे ना, दूरी बटे समय। तो उस फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ से समय निकाल के मान रख दिया और एल से एल कट गया, तो BD यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि सर ये धारा का मान है, ये उस लंबाई के हिसाब से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सीधा सीधा से क्या निकाल रहे हैं, अब वेग पता हो तो हम धारा निकाल सकते हैं। तो धारा ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे ही उसकी धारा होगी। धारा होती है एक क्रॉस सेक्शन से पास होने पे ही पता चल जाती है किसी भी तार के। जैसे यहाँ इस सिरे से काटता हूँ, इधर से जो धारा जा रही है वो यहीं से पता की जा सकती है। उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से और यहाँ तक ही चलना हमें पड़ेगा। तो बेसिकली धारा है क्या? धारा है उसके जो इस, अगर मैं इस एज पे देखता हूँ, इस किनारे पे, तो यहाँ से प्रवेश कर रही है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ से तो यहाँ से। तो निर्भर करेगी ये उसके क्षेत्रफल पे, हम जहाँ भी मेजर कर रहे हैं तो वहाँ का क्षेत्रफल क्या है, तो ये ध्यान में रखना है। और धारा घनत्व एक अंक क्षेत्रफल से, तो इसमें क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती। और गतिशीलता में संबंध है तो BD अपॉन E लिख दिया, उसकी जगह क्या आ गया? म्यू। इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, गतिशीलता, गतिशीलता म्यू। इसका मतलब क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में देखा था इसकी परिभाषा, BD समानुपाती क्या था? E के। या फिर हम सीधा लिखा था कि बी अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। तो इस प्रकार से अपने पास ये एक संबंध आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास एक और डेरिवेशन आता है, सिमिलियर जैसा ही है, केवल हमें इससे चालकता निकालनी है। और प्रतिरोधकता, चालकता और धारा घनत्व में एक संबंध आता है, J बराबर सिग्मा ई। वो भी प्रूफ हो जाएगा दोबारा से, और चित्र भी वही बनेगा पहले जैसा ही। तो इसमें हेडिंग डालो, इसमें लिखो धारा घनत्व, धारा घनत्व J, विद्युत क्षेत्र E तथा चालकता सिग्मा में संबंध, सिग्मा में संबंध। तो अपने पास ये टॉपिक है, और ये काफी हद तक जो अभी लास्ट वाला करवाया, एक तो ये, और एक ये जो अभी चल रहा है, ये बहुत आगे लेवल तक के
मतलब बहुत जरूरत पड़ती है इनकी, और ये ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है। तो इसके लिए वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे। तो मैं एक चालक तार बना देता हूँ। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना दिया, और मैं तार को बेलनाकार दिखा रहा हूँ। तो ये अपने पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो गया, इधर से ये हो गया। तो ये ए क्षेत्रफल हो गया, और इधर से ए क्षेत्रफल इसका हो गया। तो मैं लिख देता हूँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। अब हमें अपवहन वेग का भी कभी जरूरत पड़ सकता है, तो इसलिए हमें बैटरी से इसको जोड़ना ही पड़ेगा। और बैटरी प्लस माइनस, और अपने पास क्या है, पूंजी ए, बैटरी बी, और इसका परिपथ पूर्ण कर दिया। ये जब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक धारा के चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या लगाया है, परिपथ बनाया है। तो अपने पास क्या हो गया, चित्र बन गया। ये अपने पास धारा प्रवाहित हो रही है, इधर से जा रही है प्लस है, और ये माइनस। ठीक है। अब इस चालक तार की लंबाई क्या है, एल मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिख देते हैं सपोर्ट में कि चालक तार की लंबाई स्मॉल एल है, और क्षेत्रफल ऊपर लिखाई है। अब सॉर्ट करेंगे, जैसे हमने पहले निकाला है आवेश का मान ए एल एन ई, तो वो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं चालक तार में उपस्थित कुल आवेश। कुल आवेश क्यू बराबर क्या आ गया, ए एल एन ई। अब यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन क्या चीज है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कुल आवेश कितना हो गया फिर, ए एल एन ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत धारा निकाल दो फिर आप। विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटे टी। तो ए एल एन ई बटे टी। तो फिर यहाँ पे, और बी डी बराबर क्या होता है, एल बटे टी। तो मैं सीधा सीधा सा आपकी बार एल बटे टी की जगह क्या रख देता हूँ, बी डी। तो इसका मतलब धारा अपने पास आ जाएगी ए एन ई बी डी, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। हाँ। ये लास्ट में निकाला है। अब धारा घनत्व निकालो। अपने पास क्या आ गया, धारा आ चुकी है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, धारा घनत्व। अतः धारा घनत्व जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। और यहाँ पे आई का मान रख देंगे ए एन ई पी डी अपॉन में ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो एन ई वी डी, सिंपल है ना। जे का मान तो तीन, ओनली तीन ही कैरेक्टर आ रहे हैं, एन ई वी डी, एन ई वी डी। तो ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब अब हमारे पास, अपने पास किसका फॉर्मूला होना चाहिए, रखते हैं इसमें अपवहन वेग का। और अपवहन वेग का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है पहले। चूंकि अपवहन वेग बी डी क्या था, ई ई टाउ अपॉन एम। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो वाला
टॉपिक देखना है। ई ई टॉ अपॉन एम, ये मान कहाँ रख दें, इसमें रख देते हैं। इसलिए जे बराबर एन ई ई ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हो रहा है एन ई का स्क्वायर हो गया ई टाउ अपॉन एम, तो अपने पास ये जे आ गया। अब इसमें से ई को बाहर निकाल लेते हैं, जे बराबर एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम, और ई को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने लास्ट में नहीं है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने निकाला हुआ था, प्रूफ किया था जे बराबर सिग्मा ई। किया हुआ है कि नहीं किया, जे बराबर सिग्मा ई। तो अपने पास जे यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ये क्या बचेगा, जे बराबर सिग्मा ई। तो ये दोनों तुलना करने पर ये किसके मान के बराबर आएगा, चालकता, सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा के। पर अब हम इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में तुमसे प्रूफ किया जाए कि सिग्मा बराबर सिद्ध करो एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम होता है, तब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि हाँ, चूंकि जे बराबर सिग्मा ई, तो समीकरण इसको तीन, इसको क्या दे दे, तीन दे देते हैं, समीकरण तीन। चलो तो ऐसा करते हैं, वो भी निकाल देते हैं अभी, ध्यान रखना, वो उसका मान भी निकाल रहे हैं, जे बराबर सिग्मा ई कैसे आता है, जो भी पहले किया हुआ है। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसमें, अगर ओनली ये पूछा जाए, ये वाला, कि ये सिग्मा है, सिद्ध करो, तो यहाँ पे अपने पास आएगा, देखो मैं निकाल रहा हूँ जे अपॉन ई का मान। तो जे अपॉन ई, जे क्या होता है, आई अपॉन ए, और ई क्या होता है, बी अपॉन एल, विभव बटे में लंबाई, जिनके बीच में निकाल रहा है। ठीक है। अब आई अपॉन बी क्या होता है, वन अपॉन आर, ये ओम का नियम कहता है। तो यहाँ से इसको पहले सही बैलेंस कर लेते हैं, आई एल अपॉन बी ए, और आई अपॉन बी की जगह हो गया वन अपॉन आर एल ए, जे अपॉन ई है ये। अब चूंकि देखो, हमने जब प्रतिरोध वाला टॉपिक करवाया था, तो हमने क्या लिखा था, कि हमने लिखा था आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान रख लेना, हमने लिखा था चूंकि आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से वन अपॉन रो किसके बराबर आ रहा है, एल अपॉन आर ए के। और यहाँ पे भी क्या है, एल अपॉन आर ए, वन तो वन है, एल अपॉन आर ए, तो ये किसके बराबर हो गया, वन अपॉन रो के, जे अपॉन ई। वन अपॉन रो किसके बराबर होता है, सिग्मा के, चालकता। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जे बराबर सिग्मा ई। तो यानी कि ये स्टेप हमें एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ये हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा लिया है। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि यही सिद्ध करो, तो हम ये यहीं से स्टार्ट करते, ध्यान रख लेना, जो कि हमने पहले किया हुआ है ओम के नियम में, जे और ई में संबंध, तो ये संबंध आया। अब हमें ये वाला प्रूफ करना है कि इसके बीच में जो ये सिग्मा है, ये इसका मान ये है, तो हमें इतना करना है, और फिर डायरेक्ट लिख देना है ये चीजें, कि भाई चूंकि जे बराबर सिग्मा ई होता है। तो इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से
तुलना करने पर क्या आता है? सिग्मा। देखो तुलना करो, एलएचएस तो जे है, एलएचएस क्या है? जे। दोनों में सेम है। और इधर ई है, ई है तो बचा कुचा क्या है? ये सिग्मा होगा। कौन सा? ये वाला। ई ई ई, ये है एन ई स्क्वायर टॉप ऑन एम। ये क्या है? चालक की चालकता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये क्या है? चालक की चालकता। तो ये उपरोक्त संबंध चालक तार की चालकता को व्यक्त करता है। चालकता को व्यक्त करता है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध करने के रूप में, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टॉप ऑन एम सिद्ध करो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें भी यही करना है। ठीक है। और जब पूछा जाए जे बराबर सिग्मा ई है, तो उसके लिए हम ऊपर हमने किया हुआ है ये वाला, ये वाला जे और ई में संबंध, ये वाला। तो वहां पे हम ये वाला हल करेंगे। ये क्वेश्चन आए जे बराबर सिग्मा ई सिद्ध करो, सिद्ध करने का, सिद्ध करो। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक, जे बराबर सिग्मा ई। और हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट तुम्हें दोबारा से बता दिया है। यहाँ पे ये वाला सेक्शन अगर तुम स्किप करना चाहो, तो ये स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने पहले प्रूव किया है। हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये जे बराबर सिग्मा ई होता है, और दोनों की क्या कर देंगे? तुलना। तो जे जे यहाँ से हट गया, तो ये वाला पद अंदर वाला किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा। तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, इसी को, ये जो है जे बराबर सिग्मा, ये ओम का ही नियम है। इसको ओम के नियम का अन्य रूप भी कहते हैं। जैसे ओम का नियम क्या होता है? बी बराबर आई आर, वैसे ही जे बराबर सिग्मा ही भी, सिग्मा ई भी एक ओम का ही नियम है। वही नियम है ये, वो उसी से ही प्रूफ किया है। यहाँ पे हमने ओम के ही नियम को ही काम में लिया है, देखो। ओम के ही नियम को काम में लिया है, देखो, ये सब वहीं से आया है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और इसके बाद देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।